देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि को देखा था। आज हम लोग उसी अभाज्य गुणनखंड के एक अगला अध्याय है जिसमें एक टॉपिक है कि वृक्ष गुणनखंड विधि। यानी कि इस जो भी संख्या हमारे सामने दी गई है, जो भी भाज्य संख्या हमारे सामने दी गई है, उसको हमें वृक्ष गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी कि काम वही करना है, लेकिन अंतर कहाँ हो जाएगा कि जैसे वृक्ष का एक जड़ होता है और उससे जो है वृक्ष जब बड़ा होता है तो उससे टहनियाँ अलग अलग निकलते शुरू हो जाती हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम ये हमारी जो संख्या है ये वृक्ष का रूट है ना, और ये रूट है और इस रूट से ही अलग अलग टहनियाँ निकलते जाएगी। यानी कि देखेंगे यहाँ पे वृक्ष गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या होता है कि जैसे 140 एक संख्या है हमारे पास, तो 140 हमारे पास ये हो गया रूट। ठीक है, वृक्ष का जड़ हो गया। यहां से ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 70 और यहां लिखेंगे 2। ठीक है, 70 दूना 140। फिर यहां पे 70 से यहां लिखेंगे 35, यहां लिखेंगे 2। 35 दूना 70। फिर यहां से अब ये 2 से नहीं कटेगा तो ये 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35। तो ये जो है हमारा एकदम एक वृक्ष की तरह, यानी कि एक वृक्ष का रूट हो गया और रूट से 2 टहनियाँ निकली, फिर एक टहनी छूट गया, फिर दूसरे टहनी से 2 टहनियाँ निकली, फिर अगले टहनी से 2 टहनी निकली। यानी कि जिस तरह से यहाँ पे 140 हम लिखते थे और इसको काटते थे 70, 35, 7। अब इस तरह से जो खंडन होता था अभाज्य गुणनखंड, अब इस रूप में अभाज्य गुणनखंड, और यही कहलाता है आपका वृक्ष गुणनखंड विधि। इसको फिर सजा करके जो लिखना है हमको, उसको लिखेंगे। ये जो अभाज्य संख्याएं हमारी प्राप्त हुई हैं इसको लिखेंगे कि चूंकि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको फिर लिखेंगे, इसलिए 2 देखेंगे कै बार है, कौन सी संख्या कितनी बार है। अगर कोई संख्या जितनी बार होगी उतना पावर उसका चढ़ा देंगे। तो यह संख्या जो है 2 जो है 2 बार है, तो ये कितना हो जाएगा पावर 2। 5 एक बार है तो 5 के पावर 1। 7 एक बार है तो 7 के पावर 1। तो यह जो है हमारा अभाज्य गुणनखंड, यानी कि वृक्ष गुणनखंड विधि से इस 140 का अभाज्य गुणनखंड जो है हमारा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। यहाँ से 156 है, 240 है, 124 है और 5005 है। इन सारे क्वेश्चनों को हम इस मेथड से इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिए जल्दी। देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है कि नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे 2 संख्या है हमारी, एक है 26 और 91। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि 2 संख्या आपके सामने दी गई है। ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि 2 संख्याएं दी गई हैं 26 और 91। इसका HCF और LCM निकालिए और जांच कीजिए कि क्या 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है कि नहीं होता है। देखिए सबसे पहली चीज कि जो सवाल हमारे सामने आता है उस सवाल को पढ़ करके समझना है कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल अगर हमारे समझ में आ गया
तो आंसर बनाना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसलिए आसान हो जाएगा कि जब हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम को समझ करके उसका सॉल्यूशन निकालना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन आधा अधूरा जब प्रॉब्लम हम समझते हैं तो उसका सॉल्यूशन जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले जो संख्या दी गई है, जो सवाल लिखा गया है, उसके बारे में हमें जानकारी लेना है कि हमें कह क्या रहा है। तो कह क्या रहा है कि दो संख्या हमारे पास है 26 और 91। इसका सबसे पहले आप HCF निकालिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। उसके बाद इसका LCM निकालिए, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए। और दोनों को निकालने के बाद जितना HCF आ रहा है और जितना LCM आ रहा है, दोनों को गुना कर दीजिए। और गुना करने के बाद जितना गुणनफल आ रहा है उसको चेक कीजिए कि क्या दो संख्या आपके पास 26 और 91 दी गई है, तो क्या इस 26 और 91 का गुणनफल जितना आ रहा है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। अगर है तो यह सही है, नहीं है तो गलत है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव HCF गुणे LCM के बराबर होता है। ये थ्योरम जो है इसको याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सवाल को। अब तो समझ में आ गया होगा कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमारे पास 26 और 91 है, कह रहा है कि इसका HCF और LCM निकालिए और दोनों को गुना कीजिए। फिर दो संख्या जो 26 और 91 है उसको गुना कीजिए और गुना करने के बाद देखिए कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। इसको सिद्ध करना है। तो आइए यहाँ देखते हैं। पहले हमारे पास 26, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 26 को, और फिर है 91। 26 को काटिए, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 13 सते 91, 13 एकम, या इसे छोड़ देंगे इसको। अब यहाँ पे लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 2 गुने 13, यहाँ लिखेंगे 91 इक्वल टू, चलिए अब यहाँ पे हमने लिखा है 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 बराबर 7 गुने 13। अब HCF क्या होता है, तो HCF की परिभाषा आपको उस दिन हमने बताया था कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है उसको महत्तम कहते हैं। और लघुत्तम की परिभाषा बताया गया था कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित होती है उसे लघुत्तम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हमको महत्तम और लघुत्तम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम निकालने का नियम यह है कि वैसी संख्याओं को चूज करते हैं जो संख्याएं दोनों में मिलती हैं, दोनों में कॉमन हो, है ना। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन हमारा एक संख्या है 13 एक संख्या है जो दोनों में मिल रही है। बाकी कोई संख्या जो है दोनों में मिल नहीं रही है। यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, यानी कि 13 वह संख्या है जो दोनों में मिल रही है। तो यहाँ पे महत्तम बराबर हो जाएगा हमारा 13। उसके बाद अब हम बात करते हैं लघुत्तम की, यानी कि LCM की। तो LCM में क्या करते हैं कि जिसका सबसे बड़ा घात होता है उसको पहले लिखते हैं, उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में, यानी कि सबको मिला करके गुना किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए किसी का घात जो है बड़ा नहीं है, सबका घात एक ही है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 2 के बाद लिख देंगे 7 के बाद लिख देंगे 13। अब लिखेंगे 13 सते 91 दूना 182, यानी कि लघुत्तम हो गया हमारा 182, महत्तम हो गया हमारा 13। अब यहां पे लिखेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारे पास 26 और 91 है, यानी कि 26 गुने 91। तो 26 और 91 में हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करके देख लीजिए 26 और 91 का। 1 6 6 1 2 2 9 6 54 के 4 5 9 2 18 5 23 6 4 2 6 23 66, यानी कि दो संख्या को जब हमने गुना किया, यानी कि 26 और 91 को जब गुना किया तो 23 66 आया। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF गुणे LCM। तो HCF है हमारा कितना 13, LCM है 182। तो 182 में 13 से गुना कीजिएगा तो आपको यही आएगा 23 66,
यानी कि यहाँ देखिए HCF गुणे LCM 2366 और दो संख्याओं का गुणनफल 2366, यानी कि हम लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही आंसर होगा। चलिए इसको उतार लीजिए। देखिए इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है इसका 1.2 का तीसरा क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में और 2 क्वेश्चन है जिसको आप लोग बनाएंगे। अगर नहीं बनेगा 510 और 92, और तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग प्रयास करेंगे बनाने के लिए और बनाइएगा इसको। अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से इसको बता दिया जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ HCF और LCM निकालना है, इसको जांच नहीं करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM के बराबर होता है कि नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या है कि HCF और LCM निकाल करके छोड़ देना है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तीसरा का पहला, दूसरा 17, 23 और 29। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। आइए देखते हैं कि यहाँ पे 3 सवाल दिया है। कह रहा है कि इस निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM निकालें। यानी कि HCF और LCM निकालना आप लोग जान चुके हैं जिस विधि से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF और LCM निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको HCF और LCM निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। पहला हो गया 12, यहाँ लिखेंगे 15 और ये लिखेंगे 21। ये 3 संख्याएं दी गई हैं, तीनों संख्या का निकालना है हमको। देखिए काटिए इसको, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 साते 21 हो गया। इसके बाद ये नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी भाज्य संख्या को इस रूप में काटना है कि इस जो कटी हुई संख्या है इसका दोबारा खंडन नहीं किया जा सके, है ना। 3 और 5, यानी कि 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। कैसे पहचान में आएगा कि अभाज्य है? तो वह संख्या जो एक और अपने आप से कटती है, बाकी किसी से नहीं कटती है, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां देखिए 2, 2, 3, यानी कि ये 3 जो है, 2 जो है अभाज्य संख्या है। इसलिए है क्योंकि 2 जो है 1 और 2 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 3 जो है 3 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 जो है 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 7 जो है 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी, यानी कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसका खंडन हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर लिए हैं। इसके बाद यहां पे अब यहां लिखते हैं हम 12, 2 गुने 3। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से आसान हो जाता है सवाल। यहां लिखेंगे 15, 3 गुने 5, यहां लिखेंगे 21, यहां लिखेंगे 3 गुने 7। अब अभी आपको हमने बताया था कि महत्तम क्या होता है
यानी कि HCF क्या होता है, तो HCF वह होता है जो जितनी संख्या दी गई होती है उन सब में जो कॉमन होता है वही HCF कहलाता है। तो देखिए सब में कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, बाकी दोनों में 2 नहीं है, इसलिए 2 कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है तो इसमें भी, यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि 3 जो है तीनों में है। तो इसलिए HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एगो 3 ले लिया, उसके बाद 3 के बाद कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो यानी कि HCF हमारा कितना हो जाएगा 3। यानी कि 3 वह बड़ी सी बड़ी संख्या होगी जो 12 को भी काटेगी, 15 को भी काटेगी और 21 को भी काटेगी। काट के देखिए, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 सते 21। ठीक है, यानी कि 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को भी काट रही है, 15 को भी काट रही है और 21 को भी काट रही है, इसलिए हमारा मौसा बराबर क्या होगा 3। उसके बाद LCM निकालना है। तो LCM निकालने में सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ा घात किसका है। तो बड़ा घात होने का मतलब कि 2 बार है इसमें, तो 2 बार है, तो यानी कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। ठीक है, तो 2 के पावर 2 यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ क्या बचा 3, एक वो बचा 5 और एक वो बचा 7। ठीक है, 2 का घात बड़ा था, इसको ले लिया। उसके बाद 3 एक ले लिया, उसके बाद बचा 5, उसके बाद बचा 7। अब कहिएगा कि तीनों में 3 है, तो इसलिए लिया एगो 3 क्योंकि तीनों में 1 1 1 है ना। अगर मान लीजिए कि किसी में 3 के पावर, यहाँ 2 के पावर 2 था, किसी में 3 के पावर 2 रहता तो ये 3 के पावर 2 भी लिया जाता है ना, लेकिन तीनों में 1 1 है इसलिए लिया गया। तो गुना करिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 60 सते 7 छक 42, 420। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लघुत्तम हो जाएगा 420 और महत्तम हो गया 3, यानी लघुत्तम 420। देखिए 420 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 21 से भी कटेगी। ठीक है, चलिए इसको उतार